तो आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में रीड टू चेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी का जो आपका 18 फरवरी का पेपर होने वाला है। गाइज पूरे क्वेश्चन इसमें से ही लीक होंगे, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इससे ही पूरे क्वेश्चन आपको लीक होंगे। इन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़ के रखिएगा, क्या पता है इनसे आपको पूरा का पूरा फंस जाए। ठीक है, तो आप लोग इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा परीक्षा से पहले। ठीक है, आपको केवल 50 प्रश्न ही बताऊँगा, क्योंकि आपके पेपर में भी 50-60 प्रश्न आते हैं अथवा सही, तो आपको 50-60 ही बताऊंगा। एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते होंगे, ट्रिपल स्टार है। ठीक है गाइज, तो आप लोग चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका जो वार्षिक परीक्षा 2022 की विषय हिंदी की कक्षा 10वीं वालों की होने वाली है 18 फरवरी को, उनके लिए आपके लिए पेपर के जरिए ही एक अच्छा सा वीडियो तैयार किया गया है। तो बस आप लोग इनको लिखते चलिए और इनका उत्तर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है, तो आपको बताना है। तो आपका गाइज ये आप लोग का आया भी था, कहीं ना कहीं आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है, तो आपको बताना है क्या व्यंग निहित है ना। मर्यादा न लम्ही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, तो आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका जितने भी बताऊंगा सभी मोस्ट हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से तर्क दिए गए हैं। ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, आपको बता देना है। स्मृति की पथ्य बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। ठीक है, अगला है, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, अगला है, गिरिजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ की पूजा करने की बात क्यों कही है। मृग तृष्णा इसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। जो आपको बता रहा हूँ ना, ये 100% आपके पेपर में लीक होने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि गाइज ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। आग की खोज बहुत ही बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको फटाफट बता देना है यहाँ पे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, तो आपको बताना है। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। आपका जो ट्रिपल स्टार दिया गया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग फिर भी सभी क्वेश्चन को पढ़े रहिए गाइज। ठीक है, आप लोग इन्हें भी लिख लीजिएगा। अगला आपका देखते हैं, छायावाद की 2 विशेषताएं। कवियों के नाम एवं प्रत्येक के एक रचना लिखना, आपको ऐसे भी पूछ लेता है, तो आप लोग रचना 2 भी याद रखिएगा। ठीक है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं तथा उनका साहित्य में स्थान लिखिए। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का तो आपका 2-3 कवियों का पूछेगा ही, काव्यगत भी पूछ सकता है और आपका लेखक कवि परिचय में भी ये आ सकता है। ठीक है, प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका महाकाव्य खंड काव्य पूछ भी सकता है किसे कहते हैं, या फिर आप अंतर में भी लिख सकते हैं कि एक अंतर में आपका यही बन जाएगा कि महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। महाकाव्य की जो कथा वस्तु होती है विस्तृत होती है, और खंड काव्य की जो होती है वो विस्तृत नहीं होती है, मतलब कि संक्षिप्त होती है, आप कह सकते हैं, है ना। अगला है, श्रृंगार वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, श्रृंगार मतलब श्रृंगार को आपको प्रकार लिख देना है। श्रृंगार आप प्रकार जरूर याद कीजिएगा, श्रृंगार के प्रकार। और वीर रस मतलब हास, जहाँ पे आपको उत्साह मिले। ठीक है,
अगला है आपका छंद किसे कहते हैं। छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद आपको बता देना है। दोहा छंद की परिभाषा तो आपको पता ही होगा, दोहा में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई नहीं गाइस, 16 इसमें नहीं होती, चौपाई में 16 होती है, ठीक है। हिंदी साहित्य में गद्य पद्य के विकास का काल विभाजन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। नाटक और एकांकी में इसको तो कभी छोड़िएगा ही नहीं, इसके साथ ही रहिएगा, ठीक है। कहानी और उपन्यास जो आपको बता रहा हूँ, इनमें से 2 अंतर आपको जरूर पेपर में देखने को मिल जाएगा। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अभी आपके तिमाही छमाही किसी भी में ये पूछा गया था, अभी मेरे को याद नहीं है, मैं बता देता, ठीक है। समुच्चय बोधक को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लेखन की विशेषताएं लिखना। मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में ना आए ना तो आप लोग फिर क्या बताऊँ आपको, ठीक है। मात्रिक एवं वार्णिक छंद में अंतर, लोकोक्ति एवं मुहावरे में कोई 3 अंतर, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। आप लोग अंतर भी याद कीजिएगा, इनकी डिफिनेशन भी, परिभाषा भी आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है गाइस। फिर बाद में मेरे को मत कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें भी बताइए, उन्हें भी पढ़ाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, टेलीग्राम में जुड़ते रहिए तेजी रफ्तार के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।